नमस्कार प्यारे साथियों। हम जो पुराने पेपर आरपीएससी के हल कर रहे थे, अक्सर बहुत सारे साथी हमेशा एक दो कमेंट्स होता है वीडियो के नीचे कि कौन सी बुक है दीदी, कौन सी बुक है। तो इस वीडियो के अंत में तो हमेशा इस बुक का कवर पेज आपको दिखाती ही हूँ, लेकिन शायद इतना धैर्य किसी में नहीं है कि वो वीडियो पूरा देख पाएँ। इसीलिए आज मैं आपको शुरू में ही इसका कवर पेज दिखा रही हूँ, ताकि वीडियो खोलते ही आपको पता चल जाए ये कौन सी बुक है। ये सरसा पब्लिकेशंस की बुक है। इसमें पुराने आए हुए फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के और कॉलेज व्याख्याता हिंदी के पेपर हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर थे वो करवा दिए, मैंने कॉलेज व्याख्याता वाले करवा दिए। दो पेपर्स है जो है इसमें सेट परीक्षा जो होती है उसके थे, वो मैंने आपको करवा दिए। अभी सेकंड ग्रेड का जो आरपीएससी के पुराने पेपर हैं आए हुए, उसमें से मैंने एक पेपर तो आपको शुरू में करवा दिया था, 2 या 3 पेपर और हैं। आज से हम सेकंड ग्रेड के पेपर इसमें शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बुक है सरसा पब्लिकेशन की, ये सिर्फ ऑनलाइन मिलती है। इसके लिए ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ हिंदी साहित्य मंच नाम से जो प्रमोद चारण सर हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, इन नंबरों पर आप संपर्क करके इनको ऑनलाइन ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर ही ये आपके पास पहुँच जाएगी। तो ये तो है पुराने पेपरों की बुक जो मैं आपको करवा रही हूँ, आप देख सकते हो। इसको मैंने आपका को कवर पेज दिखा दिया है अच्छे से। और आज हम करेंगे सेकंड ग्रेड का पेपर जो 2010 में आया हुआ है। जिसमें सबसे पहले जो काव्य शास्त्र के प्रश्न हैं, तो कहे कर हर को धनुष कहे, यह प्राकृत बात पा को वजन, तो किए सर्व संगारी काल। पंक्तियों में कौन सा भाव है? तो इन पंक्तियों में उग्रता का भाव है। उक्त पंक्तियों में उग्रता का भाव है। अपराध या अत्याचार आदि से उत्पन्न मन की प्रचंडता को ही उग्रता कहते हैं। जैसे परशुराम जी सीता संयमवर सभा में कहते हैं, अति रीस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। तो ये ऐसे जो विचार हैं ये उग्रता में कहे जाते हैं। तो ये इसका उत्तर उग्रता है। अगला प्रश्न है हमारा काव्य शास्त्र का रस से संबंधित, रस की जो परिभाषाएं हैं, रस के जो विशेष गुण हैं उनसे संबंधित। तो निम्नलिखित में से रस का स्वरूप नहीं है। तो रस चमत्कार प्राण है, सभी को पता है। रस लोकोत्तर है, यानी इस लोक से इतर है, अलग है, सभी को पता है। रस व रस का प्रतीति एक ही है, ये भी सही है। लेकिन रस उत्पन्न होता है, ये बात सही नहीं है साथियों, क्योंकि रस हमारे अंदर ही होता है। वो हम जब कोई काव्य पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी नाटक वगैरह कुछ देखते हैं तो वो हमारे अंदर से ही अलग से उत्पन्न नहीं होता है, वो हमारे अंदर ही होता है। सोए हुए भाव जो जागृत हो जाते हैं। तो आचार्य विश्व इसकी व्याख्या देख लीजिए इस प्रश्न की। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि रस सत्वोद्रेकमय है, रस अखंड है, रस स्वप्रकाशानंद है, आत्म चैतन्य है, रस चिन्मय है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस लोकोत्तर है, चमत्कार प्राण अवर्णनीय व आनंदमय है, तथा रस स्वकारवत भिन्न है। लेकिन रस उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इसे आत्मा से अनुभव किया जा सकता, अलग से कहीं उत्पन्न नहीं होता। तो ये जो स्वरूप सही नहीं है रस से संबंधित। ये रस के बारे में स्वप्रकाशानंद, आत्म चैतन्य, वेदांत स्पर्श शून्य, ये सारी की सारी विशेषताएँ जो हैं आपको रस के विषय में याद होनी चाहिए। इनसे अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, तत्व ज्ञान पाकर हुए आश्चर्य दलित समस्त। पंक्ति में काव्य दोष है, तो इसमें अप्रतित्व जो है वो काव्य दोष है। अप्रतित्व शायद आपके सेकंड ग्रेड में काव्य दोष दिया गया है। तो उक्त पद में अप्रतित्व काव्य दोष है जब वाक्य में किसी विशेष शास्त्र के पारिभाषिक शब्द का, जो शास्त्रों में जो कठिन शब्द दिए होते हैं उसका किसी काव्य में जब प्रयोग कर लिया जाता है तो वो अप्रतित्व, यानी वहाँ सही प्रतीत नहीं होता, वो पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। अगला प्रश्न है, इतते उत उतते इते, छिनून कहूँ ठहराती, जकन परितय चक्री वही, फिर आवती फिरी जाती। पंक्तियों में अलंकार है, तो इसमें उपमेयवाचक लुप्त उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं और उसमें से जो भी एक उस वाक्य में नहीं होता है, जो लुप्त होता है, उसी के अनुसार उसके 4 नाम हो जाते हैं अलग अलग। तो इसमें जो है उपमेय जो है वो इसमें विलुप्त है, इसलिए इसका नाम है उपमेयवाचक लुप्त उपमा। 4 भेद होते हैं, पद में उपमेयवाचक लुप्त उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, समस्त सो संग श्याम जो कढ़े, कलिंदी का नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महासंकित भी तो उठे। पंक्तियों में कौन सा संचारी भाव है? तो भी तो उठे, यानी भयभीत हो गए, डर गए सभी, तो सभी को कुछ ना कुछ शंका हुई। तो यहाँ संचारी भाव है शंका। भावी अनिष्ट, यानी आने वाला जो कोई बुरी घटना होती है उसकी संभावना को काव्य में शंका कहते हैं। उक्त पद में शब्दार्थ से स्पष्ट है कि उसमें शंका नामक संचारी भाव है। निम्नलिखित में से संवरित स्वर है, तो ऊ जो है वो संवरित स्वर है, आ ए ऐ नहीं है। ए ई ऊ और ऊ का उच्चारण करते समय मुख बंद सा रहता है, इन स्वरों को संवरित स्वर कहते हैं। तो साथियों सेकंड
ग्रेड में आपको खास तौर से जो स्वरों का विभाजन है कितनी कितनी प्रकार से अलग अलग है, व्यंजनों का विभाजन है, इनका उच्चारण स्थान है, इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। 4 से 5% ये छोटा सा टॉपिक अगर आप समझ कर करते हो ना, स्वरों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन, इनका उच्चारण स्थान जो भी हैं वो अगर आप अच्छे से करते हो तो 4 से 5% आपके आराम से कवर होते हैं उस टॉपिक से। और एक बार समझ कर करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। इनके उच्चारण स्थान हैं, इनके अलग अलग मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर या फिर जीवा से बोलने के आधार पर जो भी इनके अलग अलग भेद हैं वो आप इनको याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। 4-5% यहाँ से आराम से 5% तो मान के चलो आप इस टॉपिक से। तो ये आपको बहुत अच्छे से टॉपिक तैयार करना है। ये वर्ण बना है तो ये वर्ण बना है जय प्लस ये से। 4 हमारे जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं उनमें से एक है गे, तो जय प्लस ये से बना है। गे वर्ण जय प्लस ये की योग से बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है। अन्य संयुक्त व्यंजन जो है उनके वर्ण विन्यास इस प्रकार से हैं। अक्षर जो है वो क प्लस स से बनता है, त्र जो है वो तय प्लस र से, और श्र जो है वो स प्लस र से बनता है। पापड़ का तत्सम रूप है तो पापड़ का तत्सम रूप है परपट। संस्कृत के मूल शब्द जब परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं तब उनको तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं। इस प्रकार तद्भव शब्द पापड़ तत्सम शब्द परपट से बना है, यानी परपट संस्कृत में है और पापड़ फिर इसका हिंदी में हो गया। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है तो नहलाया, नहाया, नहलाए कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। नहलवाया यानी किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कोई काम करवाया जाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ये आपको शब्द से पता चल जाता है कि नहलवाया यानी किसी दूसरे को प्रेरित करके कोई काम करवाया जाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब प्रेरित करके कार्य करवाया जाए तब प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इनमें काम करने वाला किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा से काम करता है। अगला प्रश्न है अकर्मक क्रिया है तो अकर्मक क्रिया जो है उठना है, यानी खाना पीना लिखना ये कुछ सारी की सारी सकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन उठना जो अपने आप होने वाली क्रियाएं होती हैं वो सारी अकर्मक क्रिया में आती हैं। तो जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े अर्थात जब वाक्य में कर्म अनुपस्थित हो यानी कर्म हो ही ना तब अकर्मक क्रिया होती है। उठना अकर्मक क्रिया है। देशज शब्द नहीं है तो मूंगा, खोपा, डाब ये सारे देशज शब्द हैं। गोभी जो है वो देशज शब्द नहीं है। स्थानीय आधार पर आवश्यकता अनुसार शब्द गढ़ लिए जाते हैं, यानी जो स्थानीय बोलियां होती हैं उनके जो शब्द साहित्य में प्रयोग में लिए जाने लगते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। सहायक क्रिया प्रभावित होती है तो सहायक क्रिया जो होती है लिंग व वचन से प्रभावित होती है। क्रिया के साथ एक और सहायक क्रिया वाक्य के लिंग वचन से प्रभावित होती है। लड्डू खाए जाते हैं इस वाक्य में है तो इस वाक्य में कृतवाच्य है। जब वक्ता का कथ्य बिंदु कर्ता हो तब कृतवाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के आधार पर ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो लड्डू खाए जाते हैं कृतवाच्य का उदाहरण है। द्विक्रमक वाक्य में को प्रसर्ग आता है तो को प्रसर्ग आता है मुख्य क्रम के बाद। एक मुख्य क्रम होता है, गौण क्रम होता है, तो मुख्य क्रम के बाद को प्रसर्ग आता है। जब वाक्य में 2 क्रम हो तो वहाँ द्विक्रमक क्रिया होती है। एक क्रम मुख्य क्रम होता है, दूसरा गौण क्रम होता है। प्राणीवाचक क्रम को गौण क्रम और अप्राणीवाचक क्रम को मुख्य क्रम कहते हैं। जो सजीव क्रम होता है उसको तो गौण कहते हैं और जो निर्जीव होता है उसको मुख्य क्रम कहते हैं। द्विक्रमक वाक्य में को प्रसर्ग मुख्य क्रम के बाद आता है। जैसे कैलाश नागौरी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं तो यहाँ छात्र जो है सजीव हैं तो ये गौण क्रम है और हिंदी जो है मुख्य क्रम है। अगला प्रश्न है अनुनासिकता गुण है तो अनुनासिकता जो है वो स्वरों का गुण है, व्यंजनों का, शब्दों का, पदों का नहीं। स्वर जो है वो अनुनासिक रूप धारण करते हैं सारे, तो स्वरों का गुण है अनुनासिकता। संगत शब्द का सही संधि विच्छेद है तो सम प्लस गत, यानी यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं उनके अनुसार सम प्लस गत जो है ये इसका सही संधि विच्छेद है संगत शब्द का। यदि मैं के बाद कै से मैं तक कोई वर्ण आए यानी स्पर्श वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनमें से कोई वर्ण आए तो मैं को उसी वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देते हैं अथवा मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। इसलिए संगत शब्द का सही संधि विच्छेद सम प्लस गत है। रक्षाबंधन शब्द में समास है तो रक्षाबंधन शब्द में बहुवीर्य समास है। रक्षाबंधन में बहुवीर्य समास है। बहुवीर्य समास में दोनों पदों के आधार पर एक अलग ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो ये अलग ही अर्थ है। यहाँ त्यौहार से ग्रहण किया जाता है, त्यौहार है रक्षाबंधन का, तो ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है। मरीचि माली शब्द में समास है तो मरीचि माली शब्द में बहुवीर्य समास है। मरीचि का अर्थ होता है किरण, इस प्रकार मरीचि माली का अर्थ है सूर्य, तो मरीचि माली में बहुवीर्य समास होगा, यानी जो किरणों का माली है, जो किरणों का स्वामी है वो सूर्य। बहुवधिया शब्द बना है तो बहुवधिया शब्द बना है बहुवधिये प्लस आ प्रत्यय लगने से। बहुवधिया शब्द विकल्प के अनुसार बहुवधिये प्लस आ से बना है। अगला प्रश्न है ओजाहीन शब्द बना है तो
ओझाइन शब्द ओझा प्लस आइन से बना है। ओझाइन शब्द स्त्रीलिंग है, ये ओझा प्लस आइन से बना है। ध्यान रहे तत्सम उपाध्याय का तद्भव ओझा होता है। परामर्श शब्द बना है तो परम प्लस मर्स्य से बना है परामर्श शब्द। विदु प्लस उदय की संधि से बना शब्द है तो विदुदय, यानी छोटा जो ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी यहाँ। ऊ के बाद ऊ आने से ऊ वर्ण बन जाता है, इसलिए विदु प्लस उदय से विदुदय शब्द बनेगा। ध्यान रहे विदु का अर्थ चंद्रमा होता है। आश्रम का पर्यायवाची नहीं है तो मठ, संघ, विहार आश्रम के पर्यायवाची हैं। भेषज शब्द आश्रम का पर्यायवाची नहीं है। भेषज शब्द का अर्थ होता है औषधि, यानी जो वनों से प्राप्त होती है जो औषधि, वो अर्थ होता है इसका। पत्थर का पर्यायवाची है तो पत्थर का पर्यायवाची असम। धरा जो पृथ्वी का पर्यायवाची स्त्री भी, पृथ्वी का पर्यायवाची अचल जो है वो पर्वत का, पहाड़ का पर्यायवाची है। तो पत्थर के पर्यायवाची अन्य है असम, उपल, प्रस्तर, पाहन आदि। भीत का विलोम शब्द होगा निर्भय। भीत का मतलब होता है डरा हुआ और इसका विपरीत हो गया निर्भय। सुसंस्कृत शब्द बना है तो सु प्लस सम प्लस कृत से बना है। इसमें दो जो है उपसर्ग है, सु और सम, और कृत जो हो मूल शब्द है। सु प्लस सम प्लस कृत से बना है सुसंस्कृत शब्द। फिर आगे जो है वो इसमें पद्यांश दिया गया है साथियों, सॉरी गद्यांश दिया गया। उस गद्यांश से जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न गद्यांश द्वारा पठित होता है, कोई भी आ सकता है। इसमें लास्ट का जो प्रश्न है वो इक प्रत्यय से बनने वाले निम्नलिखित शब्द अपरिवर्तित मूल शब्द है। तो मूल शब्द यहाँ इक प्रत्यय से बनने वाला जो है वो प्रारंभिक शब्द है। देखिए यहाँ इसकी व्याख्या की गई है। प्रारंभिक शब्द प्रारंभ प्लस इक से बना है। हम जानते हैं कि यदि किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल शब्द का पहला वर्ण यदि ए है तो आ हो जाता है। ई या ई यानी छोटी ई या बड़ी ई है तो ए हो जाता है, और ऊ या बड़ा ऊ है तो औ हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रारंभ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो प्रारंभिक सही उत्तर है। यानी इक प्रत्यय से बनने वाले निम्नलिखित शब्द अपरिवर्तित मूल शब्द, जो परिवर्तन नहीं होता कुछ भी, वो प्रारंभिक है। अगले प्रश्न जो है वो हमारे कुछ शिक्षण विधियों के हैं। शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं। पाठ्य योजना की परिभाषा किसने दी है? तो ये बोसिंग जो है इन्होंने पाठ्य योजना की ये परिभाषा दी है कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। तो ज्ञान के लिए पाठ्य योजना होती है, कौशल के लिए पाठ्य योजना होती है, जाँच कार्य के लिए भी पाठ्य योजना होती है, रसानुभूति के लिए कोई पाठ्य योजना नहीं होती। तो ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न फिर इकाई जो विधि है उसकी परिभाषा है। इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यक्ति सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की परिभाषा, तो ये मॉरिसन जो है वो प्रसिद्ध इकाई विधि के ही एक प्रकार से इकाई विधि पर इन्होंने ही सबसे ज़्यादा कार्य किया था। तो इकाई विधि की परिभाषा जो इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यक्ति सामंजस्य हो जाता है। ये परिभाषा मॉरिसन ने दी है इकाई विधि की। अगला है सूक्ष्म अध्यापन, कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? तो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा जो हो मैक्लोज या अनविन ने दी है। यानी सूक्ष्म शिक्षण जो होता है बीएड करने के दौरान हमने जो शिक्षक के लिए जो ट्रेनिंग प्रदान की गई थी हमें, उसमें सूक्ष्म शिक्षण होता था। तो अध्यापन का यानी पढ़ाने का कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है, यानी हमारे जो सहपाठी होते हैं वही उसमें हमारे विद्यार्थी बनते हैं। तो कृत्रिम वातावरण हो गया ना, उसमें अध्यापन का रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। यानी उसके माध्यम से हम सीखते हैं कि हम किस प्रकार से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। और पृष्ठ पोषण यानी हमें पता चलता है, सामने बैठने वाले जो हमारे सहपाठी होते हैं वो हमें प्रतिक्रिया देते हैं कि आपने ये ठीक किया, ये गलत किया, हाथों हाथ हमें हमारी कमियों का पता चल जाता है। तो ये परिभाषा जो हो सूक्ष्म शिक्षण की मैक्लोज या एनविन ने दी है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनर्नियोजन का समय होता है। तो पुनर्नियोजन का समय होता है 10 से 15 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 मिनट के लिए छोटे से समूह के लिए किसी एक कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। लेकिन जब उसी पाठ की पुनर्योजना बनाने दी जाती है तो उसमें 10 से 15 मिनट के बीच के लगभग 12-13 मिनट का उसमें समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य का ज्ञान कराना किसमें सम्मिलित है? भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञान कराना सम्मिलित नहीं है। यानी इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है जो भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य का ज्ञान
कराने में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो भाषा तत्वों का ज्ञान कराना है, विषय वस्तु का ज्ञान कराना है, निष्कर्ष निकालने की तकनीक का ज्ञान कराना है, लेकिन साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना नहीं है, क्योंकि भाषा पढ़ाते समय साहित्य के इतिहास का ज्ञान नहीं करवाया जाता है। भारतीय पाठ्य योजना जो अल्बर्ट उपागम पर आधारित है, उन पर प्रभाव है, तो ब्रिटिश उपागम का प्रभाव है। जो भारतीय पाठ्य योजना, हमारे भारत में जो पाठ्य योजना चलती है अल्बर्ट उपागम के नाम से, वो ब्रिटिश उपागम से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसने वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी? तो जॉन कमेनियन ने व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर माने जाते हैं। उसके स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की जो वैज्ञानिक पद्धति है वो जॉन कमेनियस ने दी थी। निगमन प्रणाली को कहते हैं, तो निगमन प्रणाली को सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं। निगमन प्रणाली में नियमों या सूत्रों को कंठस्थ करवाया जाता है, फिर उन सूत्रों या नियमों को विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू किया जाता है। इस कारण इस विधि को सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं, यानी नियम जो होते हैं वो सिद्धांत में आते हैं। आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय क्या किया जाता है? छात्रों को पहले सूत्र रटवाए जाते हैं, ये निगमन प्रणाली में होता है। छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती हैं, नहीं। छात्रों को सिद्धांत बताए जाते हैं, ये भी नहीं है, ये भी निगमन में है। छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, आगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम करवाए जाते हैं, जबकि निगमन में पहले नियम रटवाए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो आगमन प्रणाली के अंतर्गत पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस विधि निर्देशन में छात्र अध्ययन करते हैं तथा अध्यापक को निरीक्षण और निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षित अध्ययन की ये परिभाषा किसने दी है? तो क्लार्क और स्टार ने पर्यवेक्षित जो अध्ययन विधि है उसकी परिभाषा दी है कि इस विधि निर्देशन में छात्र अध्ययन करते हैं खुद तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अध्यापक सिर्फ उसका निरीक्षण करता है और उनको निर्देश देता है, जबकि अध्ययन का काम छात्र स्वयं करते हैं। तो पर्यवेक्षित अध्ययन की परिभाषा क्लार्क और स्टार ने दी है। अगला हमारा प्रश्न है, परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। उपयुक्त परिभाषा किस शिक्षण पद्धति के संबंध में है? तो ये दल शिक्षण पद्धति में, जहाँ भी एकाकीपन दूर होने की बात आ जाए, मतलब अकेला टीचर नहीं पढ़ाएगा, एक दल के रूप में जो 4 से 5 उसमें शिक्षक होंगे वो पढ़ाएंगे। तो एकाकीपन दूर होने का मतलब सीधा है दल शिक्षण विधि। उक्त परिभाषा दल शिक्षण विधि के संबंध में है। दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाना। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में मेबल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाया है? तो ये 60 मिनट की। निगमन विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि सिद्धांत जो होते हैं वो सामान्य होते हैं और जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। तो निगमन में पहले हमें सिद्धांत बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं जो सामान्य हैं, और उससे हम विशिष्ट की ओर उदाहरणों की ओर अग्रसर होते हैं। निगमन विधि में छात्र पहले नियम यानी सामान्य रटता है, फिर उदाहरणों को समझता है, तो छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। तो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बनाए जाते हैं, इसी कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग व्याकरण शिक्षण में होता है। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। तो व्याख्यान विधि में अध्यापक जो होता है केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि अध्यापक पर ही मुख्य फोकस रहता है। अध्यापक व्याख्यान के द्वारा वहाँ पाठ जो होता है उसको विद्यार्थियों के सामने रखता है, तो इसमें केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। व्याख्यान विधि में शिक्षण छात्रों को व्याख्यान देता है और छात्र सिर्फ सुनते हैं, इस प्रकार इसमें केवल शिक्षक जो ही केंद्र बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना है। तो पाठ्य योजना एक साधन मानी गई है। शिक्षण योजना में पाठ्य सामग्री एक साधन है जिसके माध्यम से छात्र अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है तो 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग नहीं है। छात्राध्यापक क्या क्या करता है प्रक्रिया के दौरान? तो पाठ्य योजना का निर्माण करता है, फिर शिक्षण करवाता है, पढ़ाता है, फिर पुनः शिक्षण करवाता है। लेकिन वहाँ उद्देश्य कथन पाठ्य योजना में लिखता है, प्रस्तावना के बाद लिखने में आता है, लेकिन प्रक्रिया का अंग नहीं माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पाठ्य योजनाएं, शिक्षण सत्र, पृष्ठ पोषण, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः पृष्ठ पोषण आदि सोपान होते हैं। तो उद्देश्य कथन उक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है। उद्देश्य कथन को प्रक्रिया का अंग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना में तो शामिल होता है लेकिन प्रक्रिया का अंग नहीं माना जाता है। तो ये साथियों हमने 50 यानी अगर जो अपठित गद्यांश था उसके 5-6 प्रश्न छोड़ दें तो हमने लगभग 45 प्रश्न आज के इस वीडियो में कर लिए हैं। आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। साथियों आप अपने अभ्यास के लिए, मूल्यांकन के लिए इन वीडियोज़ को देखते रहिए और लगातार आपके सेकंड ग्रेड का पेपर भी जल्दी ही समय आता जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, लगातार लगे रहिए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।